everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स IPO 5 के। अब आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, मुझे पता है कि मैंने एक भी सेशन IPO 5 का आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है एंड वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन विश्वास मानिए, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैंने IPO 5 भी कुछ हद तक कवर किया होता, एटलीस्ट मैंने ब्लॉक 1 तो कवर कर दिया होता, बट लिटरली मेरे पास टाइम एकदम भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन किसी तरीके से अपने काम को असाइड रखकर ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को आइसोलेट नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा है। जो भी लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हैं उनको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है उसका कंपाइलेशन कर दिया है, जितने भी वहाँ पर मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, ठीक, ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। वरना कभी कभी स्टूडेंट्स बीच में ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है कि नोट्स कहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में ही आपको इसकी वीडियो की PDF में सब कुछ मिल जाएगा, ओके। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक यूनिट के लिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी रैंडम टॉपिक्स मैंने उठाए हैं उन्हीं पर बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाएंगे ही जाएंगे आप लोगों से, ओके। तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल सिस्टम अप्रोच और टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपका, ये है यूनिट 2 से, ठीक है। किससे है? यूनिट 2 से है। और यूनिट 2 में है ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में 3 कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पर करी गई है, कॉस्ट ट्रेड ऑफ की, टोटल सिस्टम अप्रोच की और टोटल कॉस्ट अप्रोच की, ठीक। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करी गई है, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे द कॉस्ट ट्रेड ऑफ, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और तीसरा है हमारा टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक एक करके बहुत ही ब्रीफली इनको हम समझ लेते हैं, ताकि आपको जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, अभी पीछे चलेंगे कंटेंट की तरफ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ ली होगी। मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी तरह हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर पाएं और अपने कस्टमर्स को जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बढ़ा पाएं। कहने का मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए और हम अपने कस्टमर्स को जो सर्विस दे रहे हैं वो हम और उसको बेहतर कर सकें। ये आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। इतनी चीज तो क्लियर होगी आप लोगों को। अब अगर हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की सर्विसेज को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लार्जर इन्वेंट्रीज अपने पास स्टॉक में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचना है तो हमको इन्वेंट्री भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इन्वेंट्री अगर हमें ज़्यादा अपने पास स्टोर करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्टोरेज की, मतलब आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे किस लिए? अपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए, तो हमें वेयर हाउस भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो गई, राइट। तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली ये कहता है कि हमको इस तरीके से बैलेंस करना है कि हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस रहे और जो हमारा इन्वेंट्री है या फिर हम जिसको अपनी इन्वेंट्री को कस्टमर तक पहुंचाना है, हम कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो जो आपका कॉस्ट ट्रेड ऑफ कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली
क्या है, एक ट्रेडिशनल टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या बोला जाता है कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है हम उनको इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है सब हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी कॉस्ट हमारी डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ये कंसिडर किया हुआ इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या बोला है कि जो हमारी कॉस्ट है वो सारी इंडिपेंडेंट होंगी। मतलब कि अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कोई डिसीजन लिया है तो वो इंडिपेंडेंट है हमारे इन्वेंट्री के डिसीजन से, ठीक है। मतलब अगर हमारी कोई कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो रही है तो उससे इन्वेंट्री की कॉस्ट का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। अगर हमको कॉस्ट को बैलेंस करना है तो दोनों ही क्या होने चाहिए, एक तरीके से दोनों का मिक्स होना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट्स को हमें लेके चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर हमने कंसिडर कर लिया तो इन्वेंट्री हमारी इंडिपेंडेंट होगी। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, वेयर हाउसेज इंक्रीज कर लिए, ठीक। अब अगर हमने वेयर हाउसेज इंक्रीज कर लिए इसका मतलब ये है कि हमको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब हमारे पास अगर ज्यादा वेयर हाउसेज हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कस्टमर को आराम से टाइम से प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो कम हो गई, लेकिन अगर हमने वेयर हाउसेज इंक्रीज किए तो इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ इन्वेंट्री तो रखेंगे ना, खाली वेयर हाउसेज तो रहेंगे नहीं। अब इससे क्या हुआ, हमें इन्वेंट्री में ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। तो एक तरफ तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है लेकिन एक तरफ हमारी कॉस्ट बढ़ भी तो रही है। तो ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल वे कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने में ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये चीज आपको आई होप अब क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। ये आपको शायद नाम से समझ में आ रहा होगा। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का सिंपली मतलब क्या होता है, दैट द मेन फोकस ऑफ टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और अप्रोच इज टू रिड्यूस द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसको इस तरीके से समझिए कि जब गुड्स आपके मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए, ठीक है, और जब तक आपके जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तब तक में जितना भी प्रोसेस हुआ, जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई, वो टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, ठीक है। सो द टोटल कॉस्ट अप्रोच इज द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड अल्टीमेटली डिलीवर्ड टू द कस्टमर। मतलब कि जहां से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जहां से हमने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और जब तक हमारे एंड कंज्यूमर तक गुड नहीं पहुंची, उसके बीच में जितनी भी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है उन सबको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और उसी को हम टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा भी होगा, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अब समझा दे रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ क्लियर भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको दिया हुआ है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक। यहाँ आपको ऑल्टरनेटिव ए दिया हुआ है, ये मान लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव बी है आपका रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक। सबसे पहले बोला है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन इन्वेंट्री, ये आपकी यहाँ पर 100 रुपीज है और ये 150 रुपीज है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ए में कितनी है, 230 है और यहाँ पर 200, और वेयर हाउसिंग कॉस्ट यहाँ पर 100, यहाँ पर 130 है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला है, अभी मैंने आपको क्या बताया टोटल कॉस्ट अप्रोच में, टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, कि जितनी भी कॉस्ट होगी सबको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक। अब अगर हम सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबका जवाब होगा मैम हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर 230 लग रहा है लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 200 रुपए लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या चूज करेंगे, ये। लेकिन टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड यूजर तक जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है सारी कॉस्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग बनकर के गुड्स की, फिर गुड्स का पैकेजिंग किया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड कंज्यूमर तक दिया, जितनी भी उसके बीच में कॉस्ट इन्वॉल्व हुई सबको यहाँ पर कंसिडर करना है। तो अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखेंगे तो हिसाब से हमें लगेगा कि रेल ट्रांसपोर्ट बेटर है, मतलब कि ऑल्टरनेटिव बी को हमें यहाँ पर चूज करना चाहिए। लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर सारी कॉस्ट को लेना है। तो जब हम सारी कॉस्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं
तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट में टोटल कितना आ रहा है हमारा 430, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में कितनी आ रही कॉस्ट 480। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम इसकी तरफ जाएंगे, है ना, हम रोड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आ रही है। तो टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम इंडिविजुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ पर कंसिडर करके ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव सही है या पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए। हमें क्या करना है, सारी कॉस्ट को यहाँ पर कंसिडर करना है और उसके बाद देखना है कि कहाँ पर हमारी कॉस्ट कम आ रही है और उसी को हम चूज भी करेंगे। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। और अगर पेपर में आता है क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में तो इस एग्जाम्पल को जरूर से बना के आइएगा, याद कर लीजिए डिजिट्स, कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा वो है डिफिकल्ट है। ठीक, तो इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में। जो टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट है ये आपका अपग्रेडेड वर्जन या फिर कह सकते हैं एक्सटेंशन है टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। अब टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक जितना भी कॉस्ट आ रहा है वो सब हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, सिर्फ इतनी बात कही थी। लेकिन टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि जितनी भी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हो रही है उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस होनी जरूरी है ना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक कॉस्ट इंडिपेंडेंट है दूसरी कॉस्ट की, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जैसे हमने पीछे यहाँ पर इसके एग्जांपल में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट दोनों इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सिस्टम अप्रोच में या सिस्टम कंसेप्ट में सिंपली ये बोला गया है कि जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो इंटरडिपेंडेंस होगी, उनके बीच में एक सप्लाई चेन प्रॉपर फॉर्म होगी। ठीक है, सो the total system approach is the process where the activities are all connected with each other and are used in an integrated manner। ठीक है, की पॉइंट्स को याद रखिएगा, किस में बोल रहा है, इंटीग्रेटेड मैनर में बोल रहा है इसमें। ठीक, इंटीग्रेटेड मैनर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बात की जाती है किसकी, आपकी सप्लाई चेन के बारे में। इसमें बात करा जाता है सप्लाई चेन के बारे में। की पॉइंट्स याद रखेंगे तो डिफरेंस लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लाइड आपके लिए ऐड कर दी है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी अगर डिफरेंस लिखने को आता है, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछा आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोनों की डेफिनेशन। ठीक, और बाकी यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स और डिफरेंसेस के लिए ऐड कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप 4 पॉइंट्स आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार पूरा रीड आउट कर लीजिएगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इन सब पे क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और ये आपका है यूनिट नंबर 5 से। ठीक है, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली है, आज ही बोलूंगी, जिन्होंने अभी तक ब्लॉक 1 भी नहीं कवर किया है, इट्स माई रिक्वेस्ट आप कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्लॉक 1 से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एटलीस्ट मतलब मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 50 मार्क्स का तो आ ही जा रहा है। ठीक, लॉन्ग और शॉर्ट को मिलाकर बता रही हूँ। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करी है, IBO 5 की भी मैंने आपको दी है, उम्मीद करती हूँ आप सबने देख भी ली होगी। उसमें जितने मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं ना, उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, सब में ही शॉर्ट नोट्स आए और शॉर्ट नोट्स टोटल मिला के आपका 20 मार्क्स हो ही जाता है। तो एटलीस्ट अपने 20 मार्क्स को तो सिक्योर कर ही लीजिए। ठीक है ना, चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम डिस्कस करेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। द इन्वेंट्री सिस्टम विच ट्रेसेस एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री as and when they arise is known as perpetual inventory system। मतलब कि जब भी हमको इन्वेंट्री की जरूरत है, एक एक सिंगल इन्वेंट्री के मूवमेंट को जब हम ट्रेस करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। की पॉइंट्स को याद रखना है। परपेचुअल में क्या बोलता है, एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की, तो आपको ये नाम समझ में आ रहा होगा, पीरियड, है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज एन इन्वेंट्री
record method whereby the inventory records are updated at periodic intervals. ठीक है, ये पीरियोडिक इंटरवल्स पे रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे यहाँ पर एक एक इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग होती है। तो ये इसका अपडेशन कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देखिए चीज़ों को लिंक करना सीखे तो बहुत आराम समझ में आ जाएगा। परपेचुअल हमने क्या बात करी, एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री की यहाँ बात होती है। अगर एवरी सिंगल मूवमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अपडेशन है वो कैसा हो रहा होगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा होगा, राइट। और वहीं अगर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है इसका। ठीक, तो ये कैसा होगा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हम क्या करेंगे, सीधे लास्ट में जाकर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर बेसिस की, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बुक रिकॉर्ड के बेसिस पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है इन्वेंट्री की। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बात करें तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर गुड्स का, उसके बाद ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमको क्या बताता है, इससे हमें पता चलता है कि इन्वेंट्री कितनी है और कॉस्ट ऑफ सेल क्या रही। ठीक, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम इन्वेंट्री के बारे में तो पता चलता ही है, साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें बैलेंसिंग फिगर की, तो इसमें आ जाता है आपका इन्वेंट्री और इसमें आपको पता चलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या रही। और आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बैलेंसिंग फिगर क्या आती है, इन्वेंट्री आती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हम यहाँ पर इन्वेंट्री को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर पीरियोडिक इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, लास्ट है अफेक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन। सो दिस मेथड डज नॉट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशन, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या बोल रहा है, द बिजनेस ऑपरेशन नीड टू बी स्टॉप ड्यूरिंग वैल्यूएशन। अब देखिए इस चीज को आप खुद ही सोचिए कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री के मूवमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या हम बार बार अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रोक सकते हैं? वहां पे नहीं रोक सकते ना, क्योंकि हम यहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में करते हैं अकाउंटिंग इसकी प्रॉपर। ठीक है, इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कब किया जाता है, लास्ट में किया जाता है। तो इसीलिए उस टाइम पर जितने भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं हमें उन्हें रोक देना पड़ता है ताकि हम इसका प्रॉपर वैल्यूएशन कर सके। तो इसीलिए बिजनेस ऑपरेशन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इसमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, और ये भी टॉपिक आपका यूनिट नंबर 5 का ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ABC एनालिसिस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब इसके अंदर आपका JIT भी आता है, जस्ट इन टाइम, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम सिर्फ ABC एनालिसिस ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो ABC एनालिसिस इज अ बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक दैट हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। This technique is also popularly known as always better control, which is used to exercise control over inventories. ठीक, तो ये किस लिए बनाई गई है, इन्वेंट्री पर कंट्रोल करने के लिए। सो अंडर दिस मेथड वेरियस आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप्स। ठीक, दे आर ऑफन मार्क्ड एट A, B and C, hence the name। और इसका इसीलिए ऐसे लिखा जाता है ABC एनालिसिस, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। ठीक, सो ABC एनालिसिस इज अ मेथड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इट अलाउज टू क्लासिफाई मटेरियल्स बाय देयर पोर्शन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द मटेरियल। तो हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ओवरऑल वैल्यू मटेरियल की। अगर मटेरियल हमारा कॉस्टली है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम उसको A ग्रुप में रखते हैं। थोड़ा कम कॉस्टली है, ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है, तो B में रखते हैं। और लोएस्ट वैल्यू का है तब उसको C कैटेगरी में या C ग्रुप में डाल देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही होता है। ठीक, so the basic idea underlying ABC analysis is that every item of inventory is not equally important from the viewpoint of control। ठीक है, तो जो भी हमारे, जैसे मान लेते हैं कि
जो हमारे हैवी प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो हम उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज टाइप वाले हैं, ठीक है, जिनकी ज़्यादा हैंडलिंग कॉस्ट नहीं है या फिर उनको हैंडल विद केयर वाले टाइप के प्रोडक्ट नहीं है, तो उनकी कंट्रोलिंग हमको ज़्यादा नहीं करनी होती, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, सी कैटेगरी में, ठीक है। तो सर्टेन आइटम्स आर लार्ज इन नंबर बट आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू, while certain items are very few in numbers but are costly ones. So therefore items that are perceived as having the highest priority is assigned an A. Those are of average importance are labeled as B, and relatively unimportant items with the lowest priority are labeled as C. I hope अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज ये यहाँ पर लिखी हुई है, और ये चीज आपको एग्जाम में मेंशन करना जरूरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने चार्ट ऐड कर दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर एबीसी एनालिसिस पूछता है पेपर में तो आपको लिखना है, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल पूछता है तो भी बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में किसी तरह भी पूछा जा सकता है, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो फॉर श्योर इसको बना के जरूर से आइएगा, ठीक। So the purpose of classifying inventory into A, B and C categories to identify where to expend money on inventory and where should be saved, ठीक है। अब हमने अगर इस तरीके से कैटेगरी में अपने इन्वेंट्री को बांट दिया तो इससे फायदा ये होगा कि हमको जहाँ पर पता है कि हमको इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर ईजिली खर्चा कर पाएंगे, और जिस इन्वेंट्री के लिए हमें लग रहा है कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम उस कॉस्ट को क्या करेंगे, बचा लेंगे, ताकि जो हमारे डेलिकेट प्रोडक्ट्स हैं या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम उसको लगा सकें, ठीक है। सो वेयर केयर शुड बी टेकन मोर एंड वेयर इन्वेंट्री डजंट डिमांड एक्स्ट्रा केयर, ठीक। सो ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी ऑलवेज कंसिडर्ड बाय अ रिटेलर। अब देख लेते हैं ये 3 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। पॉइंट क्या कह रहा है, कैटेगरी ए आइटम्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, देयरफॉर कंटिन्यूअस कोऑपरेशन एंड इंटरैक्शन इज मस्ट so that the time spent on placing the order and receiving the inventory should be minimum to the extent possible। तो देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो कैटेगरी ए के हमारे आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई प्रायोरिटी के होते हैं, जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल को देखें तो कैटेगरी ए में क्या लेबल किया है, आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट, और क्वांटिटी कितनी है 15%, लेकिन कॉस्ट कितनी है 70%। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमारा कैटेगरी ए में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कैटेगरी सी में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वांटिटी तो काफी ज्यादा है, तो हम इसको यहाँ पर प्लेस कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, उस इन्वेंट्री की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसीलिए कंटिन्यूअस कोऑपरेशन इंटरैक्शन की जरूरत होती है, ठीक। और इसीलिए जो हमारी कैटेगरी ए की इन्वेंट्री होती है, जो टाइम गैप होता है वो मिनिमम रखा जाता है इसमें, ठीक है। मतलब कि जब ऑर्डर प्लेस किया गया और जब इन्वेंट्री को रिसीव किया गया इसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसको मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि जो कैटेगरी ए की इन्वेंट्री है वो कैसी है, हाई वैल्यू की है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही करी जाती है कि जितना छोटा से छोटा टाइम पीरियड हो सके उतना बेहतर होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर कैटेगरी बी आइटम्स मॉडरेट कंट्रोल शुड बी यूज एज कैटेगरी बी आइटम्स आर सब्जेक्ट टू एन इंटरमीडिएट इन्वेंट्री कंट्रोल। बी की बात करें तो बी कैसा है हमारा, एवरेज इंपॉर्टेंस का है, क्वांटिटी यहाँ पे कितना है 30% और उसकी कॉस्ट 25%। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है, ये खुद ही समझ में आ रहा है कि एक इंटरमीडिएट है इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, ठीक। लास्ट बात करें आपका सी कैटेगरी की, तो ड्यू टू लो यूसेज वैल्यू एंड लो कॉस्ट सी आइटम्स शुड बी प्रोक्योर्ड इनफ्रीक्वेंटली एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, देयरफॉर strict control is not recommended. Such items are normally kept in an open area inside the store from where customers can take them according to their requirement, but a periodic monitoring mechanism is established for such items and quantities almost double the EOQ are ordered at one time। अब आप देखिए इसको इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि आप लोग बिग बाजार गए, सब लोग जाते हैं, इसमें मानने वाली तो वैसे कोई बात नहीं, ठीक है। बिग बाजार गए, वहां पर हम देखते हैं कि शेल्फ में प्रोडक्ट लगे रहते हैं, मान लेते हैं मैगी लगी है सबकी फेवरेट, ठीक। तो हमको मैगी दिख जाती, वैसे भी हम
रख ही लेते हैं उसको, ठीक। तो ये इजीली एक्सेसिबल है, मतलब आप आए, आपको पसंद आया प्रोडक्ट, आपने सीधे उठा लिया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इनको कुछ डेलिकेटली केयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हैंडल विद केयर तो लिखा नहीं रहता मैगी के रैपर में, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो ये इजीली कस्टमर के लिए एक्सेसिबल होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ईजिली एक्सेसिबल नहीं होते, जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सेल्स पर्सन वो कहता है कि आप मुझे बता दीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्रोडक्ट डेलिकेट हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, इसीलिए वो आपकी रीच में वो नहीं आने देता। जैसे आप मान लीजिए क्रॉकरी आइटम्स हो गए या फिर जो ग्लास के आइटम्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कस्टमर डायरेक्टली उनको खुद से देखे, है ना। वो आपको खुद ही दिखाते हैं वो प्रोडक्ट, ठीक। तो इसको इस तरीके से समझिए। तो आपका यहाँ पर जो कैटेगरी सी है वो यही बोल रहा है दैट सच आइटम्स आर नॉर्मली केप्ट इन एन ओपन एयर इनसाइड द स्टोर वेयर कस्टमर्स कैन टेक देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो इनको बहुत ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा।